गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। उसमें हमने देखा कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। पेज नंबर 41 को हमने डिटेल स्टडी कर लिया। उसके बाद मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर मैग्नीशियम और कैल्शियम और इसके अलावा अनदर मेटल्स का वाटर सॉल्युबिलिटी के आधार पर हमने कुछ स्टडी की। अब हमें देखना है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। तो जब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये सारी रिएक्शन पढ़ने से पहले मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ लेने से हमें थोड़ी सुविधा होगी, जो आपके पेज नंबर 45 पर दी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे हाईली रिएक्टिव जो मेटल है वो है पोटेशियम और सोडियम, और सबसे लो रिएक्टिव जो मेटल है वो सिल्वर और गोल्ड है। तो इस सीरीज़ को याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी सी एक लाइन है जिससे आप इस सीरीज़ को याद रख सकते हैं। जैसे के फॉर कैटरीना। अगर कैटरीना से हम लें, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जीन, फरारी, फिर भी हमें क्यों मिली, मरकरी का मिली सिल्वर और ऑडी। अगर इस लाइन को आप लर्न कर लेंगे तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमेशा के लिए लर्न हो जाएगी। और जब भी आप रिएक्शन की बात करेंगे, एसिड, बेस, मेटल्स या किसी की भी, तो आपको उस रिएक्शन सीरीज़ से बहुत सारी रिएक्शन समझने में सुविधा होगी। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ। कैटरीना ने मतलब सोडियम, Na, कार, कैल्शियम, मांगी, मैग्नीशियम, अल्टो, एल्यूमिनियम, जीन, जिंक, फरारी, आयरन, फिर भी लेड, हमें हाइड्रोजन, क्यों कॉपर, मिली मरकरी, सिल्वर और ऑडी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा होगा मोस्ट रिएक्टिव ऊपर की साइड से, और नीचे जैसे ही हम आते हैं लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने पढ़ी है तो ये जो पोटेशियम और सोडियम है, पोटेशियम और सोडियम का जब हम देखेंगे तो ये वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें से बहुत सारी हीट निकलती है। और जब ये पोटेशियम और सोडियम जब खुली हवा में रहते हैं तब ये अपने आप आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। उसी तरह से जो कैल्शियम, इन दोनों की तुलना में ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, ये अपने आप नहीं जलता है। उसी तरह से अगर हम देखें मैग्नीशियम बहुत कम रिएक्टिव है, लेकिन ये कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा हॉट वाटर होगा तब मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी। आगे चलें, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन थोड़ा कम रिएक्टिव हैं, न ही इनकी कोल्ड और हॉट वाटर से कहीं भी रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन स्टीम के साथ ये रिएक्ट करते हैं, जैसा कि हमने इस पेज पर पढ़ा था। इस पेज पर ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। और आगे चलें हम तो लेड, कॉपर, इस हाइड्रोजन को अभी छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ना है मैं अभी बताती हूँ। क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, फिर भी यह मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हमने इसको बीच में लिया है। लेड, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, ये जितने एलिमेंट हैं ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते, कोई सा भी पानी हो, चाहे गर्म हो या ठंडा हो। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि मेटल की एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है। अगर हम देखें कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, अगर इन सब की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। जब इन सब की हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन मेटल की जब
नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होती है तो ये उस हाइड्रोजन को एक अपना ऑक्सीजन एटम दे देता है। ये जो नाइट्रिक एसिड है अपने आप में रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन रिड्यूस कर देता है और हाइड्रोजन को दे देता है, तब वहाँ पर फिर पानी बन जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल की रिएक्शन होती है तब उसमें वो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है। It oxidize the hydrogen produced water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides, या तो N2O या NO3। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज़, ये जो मैग्नीशियम है और जो मैग्नीज़ है, मैग्नीशियम और मैग्नीज़ रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मतलब ये अगेन एक्सेप्शन है कि जब हम किसी मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं तब हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलकर वाटर मिलता है, लेकिन जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम या मैग्नीज़ की रिएक्शन देखते हैं तब फिर से हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्योंकि ये दोनों मेटल उतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं जितना कि अदर मेटल। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आपने देखा तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम और आयरन उससे भी कम। इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें इसको पढ़ने में हेल्पफुल होगी। अब अगर हम देखें कि आपके पेज नंबर 86 पर एक पीरियोडिक टेबल दी है स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ हम देखें कि ये जो दिया है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है। इसी तरह से अगर हम सोडियम का देखें तो 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, कहीं से भी देख लेते हैं। इसी तरह से हम फास्फोरस का देखें 15, सल्फ़र 16, क्लोरीन 17। तो ये जो एटॉमिक नंबर हैं इसके हिसाब से जब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आपका टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स। सी हियर, यहाँ एटॉमिक नंबर दिए हैं, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, नियॉन एंड आर्गन 10 and 18, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फास्फोरस 15, सल्फ़र 16, क्लोरीन 17। ये जो एटॉमिक नंबर हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस दी गई है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिससे हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चलता है और उसके एटॉमिक नंबर से या उसके यहाँ पर जो भी प्लेस है ना, ये जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी पीरियड्स हैं, जिस प्लेस में भी है उससे उसकी प्रॉपर्टी हमें पता चलती है। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कि मेटल और नॉन मेटल कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो अगर हम कोई मेटल ले लें जैसे कि सोडियम या फिर मैग्नीशियम, जैसे हमने लिया सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। हियर अगर आपको पता होगा कि कोई भी एलिमेंट उसका फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 7 8। तो जब इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, 2 और 8 10, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम का देखें, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट ऑर्बिट में सोडियम 11, 12 और 13, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरह से हम एल्यूमिनियम को देखें, 2 8 एंड 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 और 3 हैं, और अगर हम नॉन मेटल को देखें, माना कि नॉन मेटल हमने ले लिया फास्फोरस, सल्फ़र या क्लोरीन। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है, सल्फ़र का 16 है और क्लोरीन का 17 है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे
फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के ऑर्बिट, ये ऑर्बिट कहलाते हैं, KLM इस तरह से ऑर्बिट होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, 2 और 8 10 एंड थर्ड ऑर्बिट उसका 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ 2 8 एंड 6 होंगे, यहाँ 2 8 एंड 7 होंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट ऑर्बिट में इसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा 2 और 8। ये वाला अगर यहाँ आ जाता है, सॉरी 2 8 एंड 7, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से एक NaCl बन जाएगा। स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो अगर मेटल के लास्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाते हैं। उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का उनके वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, और वो देने की वजह इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाते हैं। इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो ये कैटायन फॉर्मेशन करते हैं, कैटायन, और ये एनायन बनाते हैं। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आपकी बुक में देखिए यहाँ दे रखा है कि यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ है, उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है ना। ये देखिए, ये क्लोरीन ने एनायन बना लिया, तो क्लोरीन का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से सोडियम के पास 1 है, इसने क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरह से उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। वन मोर एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन हियर। ये देखिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ये देखिए, और क्लोरीन ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, 2 एटम ऑफ क्लोरीन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ मिल गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो इस तरह से आयोनिक कंपाउंड्स बन जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, इसको हमें पढ़ना है। यहाँ कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हैं सोडियम क्लोराइड का और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, जो आपके यहाँ पर दे रखी है। यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। ये फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार कि फिजिकल नेचर ऑफ मेटल्स क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces with pressure is applied. क्योंकि जो भी उनमें बॉन्ड बनता है, जब ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं और जो भी बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा रहता है कि वो उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं और वो थोड़े ब्रिटल होते हैं, टूट सकते हैं। अगर उनको ज़बरदस्ती तोड़ा जाए तब वो टूट सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज़ बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, आयोनिक अट्रैक्शन होता है, प्लस और माइनस आयन जो होते हैं, कैटायन एनायन, वो इतना उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट पर ही हम उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं।
सॉल्युबिलिटी, अब देखें हम सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एट्सेट्रा। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो वो सॉल्युबल वाटर में तो सॉल्युबल है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इवॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अ सॉल्यूशन ऑफ द an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. But ionic compounds conduct electricity in the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the positively charged ions are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. बहुत अच्छे से समझा के दिया है, आप इसको बार बार पढ़िएगा. These 1, 2, 3, 4 points are very important for your exam. So read properly. If any doubt you can ask.